रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने ऑफलाइन में मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम मैथमेटिक्स को यूज क्यों करते हैं। आज मैं उसी का ही आंसर देने वाला हूं। मैं पहले सोच रहा था कि उसको क्लास में आंसर दे दूंगा, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको भेज दूंगा। और मेरे इतने सारे छोटे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनके साथ मैं ये आंसर शेयर करना चाहता हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के क्या थॉट्स होने वाले हैं। और अगर भाई, मेरे छोटा भाई अगर देख रहे हो तो आज देखते हैं कि हम मैथमेटिक्स को क्यों यूज करते हैं। एक्साइटमेंट मेरे लिए इतनी मेरे अंदर इसलिए है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बहुत समय से सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार ना पहले ये देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इतनी सारी ब्रांचेस है यार। मैं जब भी मैथमेटिक्स को स्टडी करने के लिए जाता हूं कुछ न्यू मिल जाता है। कभी ग्रुप थ्योरी हो गई, कभी रियल एनालिसिस हो गई, कभी chaos थ्योरी हो गई, कभी नॉन लीनियर अलजेब्रा हो गया, कभी नॉन कम्यूटेटिव अलजेब्रा हो गया। और इतनी सारी ब्रांचेस जब देखने जाओ कुछ न्यू होता है वहां पे। स्पेशली द वर्ड स्पेस, ये वर्ड मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था आज से लगभग 2 साल पहले। लेकिन फिर से मैंने एक वीडियो बनाई, एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा। मैं अपने स्टूडेंट से बहुत ज्यादा चीजें सीखता हूं। मेरे से वो क्वेश्चन पूछते हैं क्यूरियसली और मैं फिर ढूंढता हूं, उस पर रिसर्च करता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये स्पेस क्या होता है, क्या ये आउटर स्पेस की बात हो रही है, क्या ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, स्पेशियल डायमेंशंस जो होते हैं, क्या आइंस्टाइन वाले 4 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। बाय द वे मिन्कोस्की बोलना चाहिए मुझे, जो मिन्कोस्की उनके टीचर थे, उन्होंने बताया था कि 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम के बारे में। बट ठीक है, नहीं, ये उसमें से किसी स्पेस के बारे में बात नहीं है। दिस इज कंप्लीट रिगरस मैथमेटिक्स। रिगरस मैथमेटिक्स के लिए हम स्पेस को यूज करते हैं। मैं आज इसके बारे में थोड़ी बताऊंगा। लेकिन आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मैंने, राजन चोपड़ा ने राजन 15X पे ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं किया जब मैं एनालिसिस को समझाने की कोशिश करूं कि और कैसे वो फिजिक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मैथमेटिक्स के मेजरली अगर हम देखें तो पार्ट्स होते हैं। एक अलजेब्रा। अब अलजेब्रा मैंने बहुत पढ़ा भाई। मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग का पूरा कोर्स बना रखा है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रखा है, ग्रुप थ्योरी पढ़ा रखा है, और बहुत सारी चीजें इस अलजेब्रा के अंदर आती है। अलजेब्रा का मतलब होता है हम एक सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं। समझ पा रहे हो? ये जो स्पेस वर्ड है ये अलजेब्रा में ही आएगा, अभी बताता हूं। आज हम अलजेब्रा पढ़ने नहीं आए वैसे, बट वो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए जरूर बताऊंगा। एक अलजेब्रा पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, एक होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, ज्योमेट्री, सब कुछ इसके बीच में आ जाएगा। हम जब स्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं बता ही देता हूं, मैंने काफी बार बोल दिया है। 2 पार्ट हमें समझ आए, ठीक है। तीसरा पार्ट बताने वाला हूं इसके बाद। पहले समझते हैं कि एक सेट क्या होता है। सेट का मतलब होता है अगर मैंने एक डिब्बा लिया और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, दैट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है मेरे को पता है वो क्या चीज है। लेट अस से दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे वेल डिफाइंड है। मुझे पता है 3 क्या होता है, 5 क्या होता है, एंड दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, अलग अलग भी हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता था, इंटीजर्स हो सकता है, एंड देयर आर मेनी। रैशनल हो सकता था, इररैशनल हो सकता था, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी इस सेट पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है ना। अगर मैं बोल दूं कि ये जो सेट है ये 2 प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए, 2 प्रॉपर्टीज सिर्फ, विच इज, एक तो इसका एडिशन, अगर मैं किसी भी 2 नंबर का एडिशन करूं, जो भी उसका आंसर आएगा वो वापस इस सेट में जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक नंबर है a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर है b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर मैं a प्लस b कर दूंगा तो वो भी आना चाहिए नेचुरल नंबर में ही। मैंने एक रूल असाइन कर दिया इस सेट पे। मैंने जैसे ही एक रूल को असाइन किया, ये बन गया एक स्पेस। लेट अस से इसको बोलते हैं राजन स्पेस। अब ये राजन स्पेस में वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले हैं। समझ आया? एंड दैट्स इट। ये स्पेस होता है, ये मैथमेटिक्स का स्पेस है। जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, जब मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ाई थी, वहां पे एक वर्ड यूज किया था, हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी एलिमेंट्स को हम देखते हैं, जो वेव फंक्शन वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर रहती हैं। उनका घर है हिल्बर्ट स्पेस। इट इज नॉट अ फिजिकल स्पेस। मैं इसको विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगा, बट मैथमेटिकली रिगरस है ये चीज। अगर मान लो कभी कभी हमारी इंट्यूशन फेल हो जाए, अगर हमें कभी भी ब्लैक होल के सेंटर के बारे में बात करनी है, तो ज्योमेट्री हमें काम नहीं आती, हमारे काम नहीं आती उतनी ज्यादा ज्योमेट्री में, मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे उसको सोच पाएंगे, तो हमारे काम मैथमेटिक्स आती है, रिगरस मैथमेटिक्स आती है। समझ पाए? इसका मतलब है मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन है जब मैं ज्योमेट्रिकली चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं, तब हमारे काम आती है रिगरस मैथमेटिक्स। एंड दिस
दीज टू पार्ट्स। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ राजन स्पेस के बारे में बताया। मैं एक और बताता हूं, जैसे हमारे पास फिर से एक सेट है, ये हमारे पास है अल्फा कुछ भी, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ए बी सी, बहुत सारी चीजें हैं। इसको मैं बोल देता हूं, इसको एक सेट बोल रहे हैं। अभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, कोई रूल नहीं लगाया अभी मैंने इस पे, है ना, कोई भी इस पे रूल रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बोलूं कि साथ में मेरे पास कुछ रियल नंबर्स भी पड़े हैं, एक तो ये सेट है, ठीक है, और एक मेरे पास ये चीज है रियल नंबर्स। रियल नंबर हमें पता है उसमें रैशनल इरेशनल सारी चीजें आ जाएंगी। एक एलिमेंट मैं यहां से ले रहा हूं, दूसरा एलिमेंट भी मैं यहां से ले रहा हूं, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इन एलिमेंट्स का इस बार मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर। हमें नहीं पता वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर हमें डिफाइन करने हैं। वेक्टर अगर हम फिजिक्स में देखें एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिक्स में देखें तो हम मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ऐसी चीजें पढ़ी हुई हैं। हमने अभी कुछ डिफाइन नहीं किया कि ये वेक्टर क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में वेक्टर का मतलब तो स्टेट ऑफ अ पार्टिकल भी होता है, किसी पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, किसी का वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, तब भी हम वेक्टर का यूज करते हैं। उनका तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना ही नहीं होता। इसका मतलब दिस इज इन जनरल जस्ट एन एलिमेंट जिसका नाम हमने दिया वेक्टर, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। ये मतलब होता है कि हम जनरलाइज चीज बना रहे हैं, समझ गए। इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ, जो आज तक हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है। दिस इज वेक्टर, जस्ट नाम। अगर मैं दो वेक्टर लूंगा और वो वापिस इसी सेट में आ जाए, लेट अस से इस सेट का नाम है वी, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन पहली चीज ये है। और दूसरा, एक मैं एलिमेंट यहां से ले रहा हूं वेक्टर, और दूसरा मैं एलिमेंट यहां से ले रहा हूं, लेट अस से स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इंटू अल्फा। जब भी मैं ये चीज करूंगा, एक एलिमेंट यहां से लिया, एक एलिमेंट यहां से लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी में आ गया वो वापस, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर कभी भी कोई सेट इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेता है, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसका नाम होता है वेक्टर स्पेस। तुम्हारे सामने बिल्कुल मैंने एक स्पेस बना दिया, दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। मैं इस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि इसमें एंगल्स को डिफाइन कर दो, या मैं इसमें थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि इसमें लेंथ को डिफाइन कर दो, तो वो नोम्ड स्पेस बन जाएगा। या इनर प्रोडक्ट, अगर मैं इसमें लेंथ को डिफाइन कर दूं, एक तो ये चीज, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और लगा दी कि लेंथ भी एग्जिस्ट करती है, इन वेक्टर की लेंथ निकालना पॉसिबल है, तो वो बन जाएगा नोम्ड स्पेस। ऐसा NORMED, नोम्ड स्पेस। समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इस पे एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, लेंथ तो एग्जिस्ट कर रही है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, हमें नहीं पता वो लेंथ निकालते कैसे हैं, वो तो लेंथ तो हम तब निकालेंगे जब डिफाइन करेंगे कि वेक्टर है क्या। समझ पा रहे हो? एक पर्टिकुलर केस, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि हमने 11वीं 12वीं क्लास में वेक्टर ऐसे पढ़े हुए हैं, तो मैंने वहां पे डिफाइन भी तो किया था ना कि अगर मेरे पास कभी भी एक वेक्टर दिया हुआ है, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप B J कैप C K कैप, अब ये वेक्टर स्पेस का, अगर मैंने इसकी लेंथ भी डिफाइन कर दी कि ऐसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन 3 डायमेंशंस, मैंने लेंथ डिफाइन कर दी, अभी नोम्ड स्पेस के बारे में बात हो रही है। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट भी ले आऊं इस गेम में, ठीक है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट भी लेके आ गया, A B cos थीटा, याद आया ऐसी ऐसी चीजें, ऑल्दो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, ये हम सिर्फ और सिर्फ वो 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं जो हमारी फिजिक्स में काम आते हैं, I कैप J कैप K कैप, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काम आते हैं, ये वो वाले वेक्टर्स हैं। मैंने डिफाइन किया अपनी जरूरत के हिसाब से, मैं इन वेक्टर को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं। लेट अस से दिस अल्फा की जगह साई, जो कि एक पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटम पार्टिकल की स्टेट को, और एक दूसरा हमारे पास फाई। इस साई डॉट फाई अगर हम कर दें, या फिर एक दूसरा सिंबल अजीब सा, यहां पे डॉट प्रोडक्ट को मैंने ऐसे लिखा है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट को बस मैंने ऐसे लिखा है, डॉट प्रोडक्ट का नाम यहां पे रख दिया इनर प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं, बस नाम चेंज कर दिया। यहां पे डॉट प्रोडक्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में इनर प्रोडक्ट। अगर इसका आंसर आया 0 और यहां पे अगर आंसर आया 0, कभी भी किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। यहां पे भी अगर दो वेक्टर्स का अगर
इनर प्रोडक्ट जीरो आया तो हम उन्हें बोल रहे हैं परपेंडिकुलर। यहां पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज कर दिया, वहां यूज करेंगे इंडिपेंडेंट। तो अगर हमें कभी भी किसी पार्टिकल की दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है तो उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। कितनी सारी चीजें मैं डिफाइन कर पा रहा हूं यार, है ना। इसका मतलब है अगर मैंने नॉर्म, पहले वेक्टर स्पेस की दो कंडीशन, फिर मैंने लेंथ डिफाइन करी तो उसको वेक्टर स्पेस के बाद बोलते हैं नॉर्म्ड स्पेस। अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन कर दिया अपनी जरूरत के हिसाब से तो उसे बोलेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, अभी रुको, मेरे पास और भी चीज है, अभी देखते जाओ। एक चीज ये भी है मेरे पास, विच इज अगर मैंने बोल दिया कि ये स्पेस क्लोज्ड भी है, या सॉरी क्लोज नहीं, अगर ये कंप्लीट स्पेस है। कंप्लीट स्पेस का मतलब होता है अगर मैंने क्या किया, बहुत सारे वेव फंक्शंस, या फिर लेटर से ये पहला वेव फंक्शन है, ये दूसरा वेव फंक्शन है, और इनके बीच में कोई एक ऑपरेशन मैंने लगा रखा है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उनकी ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट। जब मैंने सारी स्टेट्स को इकट्ठा कर दिया, अभी भी मैंने बताया था ना, अगर सारी के सारी स्टेट्स को मैंने इकट्ठा कर दिया, एक मिनट रुको, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, साई 1, साई 2, साई 3 अप टू सोन, सबको इकट्ठा कर दिया। इनफाइनाइट स्टेट्स को भी अगर मैं इकट्ठा कर दूं, वर्ड नोटिस करना, अगर मैं इनफाइनाइट स्टेट्स को भी इकट्ठा कर दूं तो वो वापस इसी के अंदर जानी चाहिए, इसी वेक्टर स्पेस के अंदर जानी चाहिए जो हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे। अगर ऐसा हुआ कि मैंने एक सेट में से इनफाइनाइट एलिमेंट्स उठाए, उनमें कोई ऑपरेशन लगाया और ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट में वापस आ गए, सिंपल साधारण भाषा में उसे हम बोलते हैं कंप्लीट स्पेस, या फिर दूसरा नाम है हिल्बर्ट स्पेस। और ये हिल्बर्ट स्पेस क्वांटम मैकेनिक्स के पीछे की जान है, बैकबोन है। इस हिल्बर्ट स्पेस पे बनी है पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स। समझ पाए? दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड स्पेस। तो ये जो वर्ड है आज के बाद याद रखना, जब भी ये वर्ड सुनाई देगा स्पेस, दिस इज वेरी 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 रिगरस थिंग। ज्योमेट्री से इसका ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, ऑल्दो हम इसको इजी बनाने के लिए छोटे छोटे इसके पार्ट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, वो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप, तो हमने बनाया ना। अभी बहुत सारे, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से एक नई तरह का वेक्टर स्पेस एक नई तरह का स्पेस बना सकता हूं, उसमें कुछ न्यू रूल्स डिफाइन करके। हिल्बर्ट ने कहा कि इसमें लेंथ होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। 3 कंडीशन लगा दी इस वेक्टर स्पेस पे, तो उस स्पेस का नाम हो गया हिल्बर्ट स्पेस। ऐसे ही मैं 3 और न्यू कंडीशन लेके आ सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन मैं किस सिचुएशन पे वर्क कर रहा हूं। मैं एक नया स्पेस बना सकता हूं, राजन स्पेस। समझ गए? ऐसे होता है इसमें। पक्का समझ आ रहा है? मजा भी आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मेरे को पता है सर रिगरस चीजें हैं, लेकिन मजा आएगा तुम लोगों को इस वीडियो के बाद। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम रिगरस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में चीजों को समझ पाना पॉसिबल ही नहीं होता यार, उसको विजुअलाइज कर पाना। जैसे अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन कई सारी स्टेट्स में हो सकता है जब तक मैं उसे ऑब्जर्व ना कर लूं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट अस से अल्फा साई 1 प्लस बीटा साई 2 एंड अप टू, या इसको ऐसे लिख देते हैं, मेरे पास वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n साई n प्लस अप टू सोन इंफिनिटी तक ये जा रहा है। तो मैंने सारी की सारी स्टेट्स रिप्रेजेंट कर दी हैं। सोच के देखो, जितनी स्टेट्स पॉसिबल हो सकती थी सारी, एंड दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर मैं साई 1 साई 2 करूं ना, तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। किसी भी चीज का इनर प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेक्टर। हमने डिफाइन किया, इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस। समझ पाए? अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल। लेट अस से इसकी जगह मैं यहां पे एनर्जी लिख सकता था, E1 E2 E3। एक पार्टिकल की इनफाइनाइटली मैनी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं मेजर करूंगा, जैसे ही मैं मेजर करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एक ही दिखाई देगी स्टेट, उसकी एक एनर्जी लेवल दिखाई देगी। लेट अस से पहला, ठीक है, ऐसा कुछ E1 सिंबल थोड़े से अजीब रहते हैं इसके, वो दिक्कत है। E1 के साथ डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट 1 आता है, बाकी सबके साथ 0, तो बाकी टर्म्स गायब हो गई, तो ये बचा अपने पास। अब ये जो अल्फा हमारे पास आया, ये अल्फा का यूज करके मैं निकाल सकता हूं, इस अल्फा का यूज करके हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल
to exist in that particular state. That is the physics वाली introduction कि हम मैथमेटिक्स को क्यों यूज कर रहे हैं जब हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे एक पार्टिकल को। तुम सोच के देखो, 2 मिनट यहां पे वीडियो को पॉज करो और सोचो कि हाउ टू विजुअलाइज अ पार्टिकल इन मल्टीपल स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम। लेकिन जैसे उसको पकड़ोगे बाकी जगह से गायब हो जाएगा। एक मैं ही हूं फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी जगह पे हूं, लेकिन जैसे तुम मेरे को देखना चाहते हो, अपनी आंखें बंद करो, जब तक आंखें बंद है तो मैं बहुत सारी जगह पे हूं, आंखें खोली मैं एक ही जगह पे हूं। मतलब नहीं पॉसिबल है ऐसी चीजें यार, है ना। तो हम इसका यूज करते हैं वेक्टर स्पेस का। वापिस आते हैं अपनी कहानी पे। तो हमारे पास क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया जब हमें रूल्स को डिफाइन करना, हमें स्पेसिस को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ज्योमेट्रिकली किसी आइडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वहां पे टोपोलॉजी आ जाती है, जब हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं मेनली, है ना। तो नोट थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी में नोट थ्योरी, टोपोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन हमारा यूनिवर्स अगर सिर्फ इन 2 चीजों पर रहता तो वो स्टैटिक यूनिवर्स होता। चीजों को डायनेमिक बनाना है तो तीसरी चीज आती है विच इज एनालिसिस, जिसके बारे में मेरे को आज बताना है। एनालिसिस का मतलब होता है हम चेंज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। चीजें चेंज भी तो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम लोगों को बोलूं मेरा मार्कर 0 सेकंड पे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा ना, वो तो एक स्क्रीनशॉट हो गया। हमारा यूनिवर्स एक स्क्रीनशॉट नहीं है, वो एक वीडियो की तरह चल रहा है, वो डायनेमिक है। अब तो हमारे पास क्या होता है, हमें अगर अभी के लिए हमारा यूनिवर्स में चीजें लोकली होती हैं, लोकली वर्क करती हैं। मतलब अगर मेरे पास एक कोई पत्थर है तो उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन पता होगी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी पता होगी, देन इट विल इवॉल्व इन नेक्स्ट मूवमेंट। फिर ये यहां से जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट पे, फिर यहां से जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट पे। अब ये इसकी इनिशियल कंडीशन बन जाएंगी, यहां से जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट पे एंड अप टू सो ऑन। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात हो रही है अभी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा बाहर आए तो ऐसे चीजें इवॉल्व होती है। इसके लिए क्या ऐसा टूल लेके आए जो हमें अभी की अगर कंडीशंस पता है तो नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बता सके, फिर नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में पता है अगली चीज के बारे में बता सके। एंड न्यूटन डिस्कवर्ड कैलकुलस फॉर दिस। डिफरेंशिएशन वो टूल था जिसको जो बताता हमें डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। न्यूटन और लाइबनिट्ज 2 राइवल इस गेम में आ जाते हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बताया। डिफरेंशिएशन के लिए तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। हम जो जितने भी सिंबल्स आज तक यूज कर रहे हैं वो सब लाइबनिट्ज वाले सिंबल हैं। और न्यूटन तो ऐसे लिखते थे इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार, बट दिस इज। इन सबको मिलाने वाली अपने पास चीज आती है दैट इज कॉल्ड लॉजिक, जिसे हम मैथमेटिकल लॉजिक भी बोलते हैं। ऐसे समझ लो ये एक ग्लू है जो इन सबको साथ में जोड़े रखती है, ठीक है। मैं थोड़ा एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। ये मैंने आज तक कभी भी एटलीस्ट जिस जगह पे अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो इस जगह पे तो नहीं बताया इसके बारे में। पढ़ाया तो बहुत बार है अपने बीएससी के सेशंस में, बट मैंने इस तरीके से नहीं बताया कि उसको कोई भी समझ ले, इररिस्पेक्टिव उसका बैकग्राउंड क्या है। अभी तक की चीजें थोड़ी सी अगर समझ आई हैं तो ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करो कि अगर मैं तुम लोगों को कहूं एक बल्ब है, ठीक है, अभी वो चला, अभी वो स्विच ऑन है, हाफ ऑफ द सेकंड बाद वो स्विच ऑफ होगा, फिर उसके हाफ ऑफ द सेकंड बाद वो स्विच ऑन होगा, फिर उसके हाफ ऑफ द सेकंड बाद वो स्विच ऑफ होगा एंड अप टू सो ऑन। 1 फिर हाफ, फिर उसका हाफ कर दो, फिर उसका हाफ कर दो, फिर उसका हाफ कर दो एंड अप टू सो ऑन। बताओ ये 2 सेकंड बाद, ये 1 सेकंड से हम स्टार्ट हुए, 1 सेकंड प्लस दिस सेकंड पे ये ऑन था, फिर ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, फिर ये ऑफ हुआ एंड अप टू सो ऑन। चलते 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 मुझे बताओ 2 सेकंड बाद ये स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, है ना। बता रहा, जरा सोचना इसको। इसका कोई सिंपल सा आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास देर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी टर्म्स। तो अगर मैं इसको फिलहाल के लिए थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ना चाहूं तो शायद मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सो ऑन। अगर मैं इसकी nth टर्म निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगी? इसकी nth टर्म आ जाएगी 2⁻⁴ दिस। ऐसा सा कुछ बन जाएगा। फिर अप टू सो ऑन आगे चलते जाओ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 अप टू सो ऑन करते 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 हम आगे बढ़ जाएंगे।
दैट इज द सिचुएशन वी आर हैविंग एट द मोमेंट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1+1/2 विच इज 3/2। ठीक है, लास्ट टर्म ऐसी है बाय द वे। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं 1+1/2 + 1/4, जो कि अपने पास कितनी आ जाएगी, 1+1/2 3/2 प्लस में 1/4, जो कि अपने पास आ जाएगा 4, और यहां बन जाएगा कितना, यह आ जाएगा 6 + 1 विच इज 7/4। ऐसी सी कुछ टर्म बन जाएगी। इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो एक और टर्म ऐड कर दो, है ना, 1/8 भी ऐड कर दो, तो अपने पास बन जाएगी 1/4 1/8, तो 15/8। एक बार चेक करके देख लेना कैलकुलेशंस को, बट ठीक है, कैलकुलेशन में हम इंटरेस्टेड नहीं। मैं इसको इन जनरल ऐसे लिख सकता हूं, इन जनरल, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। 1+1/2 + 1/4 अप टू सोन करते 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 1/2 की पावर n, इन जनरल में लिख सकता हूं 2 - 1/2 की पावर n। चेक करके देख लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो इसमें n की जगह, तुम लोगों को दिखेगा बिल्कुल सही आ रहा। यहां देखो, अगर यहां पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, तो अगर मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं 2 - 1/2, इसको लिख सकता हूं 2 - 1/4। चेक करके देखना, एंड अप टू सोन, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना इस चीज में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को दिख रहा है 2 - 1/2 इज दी nth टर्म। अब अगर मैं जैसे जैसे n को बढ़ाता जाऊंगा, n जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये जो 1/2n है विच इज 1/2 की पावर इंफिनिटी विच इज 0 की तरफ भागता जाएगा। जैसे जैसे n बड़ा होगा मेरा एरर कम होता जाएगा, धीरे 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 वैल्यू 2 की तरफ जाएगी। लेकिन इस पूरे खेल में मेरे को इंफिनिटी को एक नंबर मानना पड़ा, मैं यहां पुट कर रहा हूं इंफिनिटी को। बट जो भी है, ये जो सीरीज हमें दिखाई दी है 1+1/2 + 1/4 एंड अप टू सोन, चलते चलते इंफिनिटी, ये 2 पे कन्वर्ज कर रही है, 2 की तरफ जा रही है। इसका मतलब है ये कई सारी जगह पे यूज आ सकता है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स में क्या हुआ, नहीं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, सॉरी, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो दिक्कत आ गई। हम जब एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे ना इनफाइनाइट सम हमें दिखाई दिया कुछ ऐसा सा ही, और उसका वो कन्वर्ज कर ही नहीं रही थी, वो डाइवर्ज कर रही थी। डाइवर्ज का मतलब होता है जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, ऐड करने के बाद एक फाइनाइट आंसर ना आके इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट सम का आंसर भी इंफिनिटी आ रहा है। इंफिनिटी टर्म्स जोड़ने के बाद पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स ब्रेक, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रेक हो गई। फिजिसिस्ट को समझ ही नहीं आ रहा था यार क्या करें, उन्होंने एक रूल निकाला, उसको समझने के लिए एक टूल बनाया विच इज रीनॉर्मलाइजेशन, जिसके बाद से वो इंफिनिटी को हटाया गया और उसमें काफी सारा वर्क करके पता किया गया कि मतलब क्या है इसका, क्यों आ रही थी इंफिनिटी। एंड वही हमारे यहां पे भी गोल रहता है। ठीक है, यहां पे हम उस चीज को बोल देते हैं लिमिट, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग आगे बढ़ने के लिए, एनालिसिस में बढ़ने के लिए। एनालिसिस का मतलब होता है हम किसी तरीके से चेंज को स्टडी करना चाह रहे हैं। हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जो चीजें चेंज हो रही हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड चेंज, हम वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है अगर मैं मान लो nth टर्म तक लेके बाकी सारी टर्म को ऐसे लिख देता हूं 1+2n 1+2n + 2 एंड अप टू सोन 1+2n + m, इतनी सारी टर्म्स अगर ये लेस देन एक कुछ फिक्स्ड नंबर हुई जो मैं डिफाइन करने वाला हूं नंबर, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को an - am, ऐसे से कुछ लिख सकते हैं ना, तो ये टर्म्स बच जाएंगी। सोच के देखो, nth टर्म बनेंगे हमारे पास, n टर्म्स बन जाएंगी a 1+1/2 + 1/2 की पावर 2 विथ प्लस 1/2 की पावर n, और n mth टर्म बन जाएगी 1+2 अप टू सोन 1+2 की पावर n अप टू सोन 1+, इसको m + n लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। अभी ठीक लगा, यहां पे m + n, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, वैसे भी उसका मॉडुलस का साइन लगा रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इनको माइनस कर रहा हूं, मैं डिफाइन कर रहा हूं एक एप्सिलॉन नोट, ये डेफिनेशन होती है। दिस इज द रिगरस, आई एम मैं इस मैथमेटिक्स को थोड़ा ज्यादा रिगरस, ज्योमेट्री से परे हटाना चाह रहा हूं। इसका मतलब है जब भी हमारे पास ये जो सीक्वेंस, ये जो सीरीज हमें दी हुई है, इस सीरीज की nth टर्म में से m + n टर्म मैं माइनस कर दूंगा, जो भी हमारे पास बचेगा विच इज दिस थिंग, ये चीज का सम अगर एप्सिलॉन से छोटा आया, या एप्सिलॉन नोट्स एप्सिलॉन से अगर छोटा आया, ठीक है, फॉर गिवन m ग्रेटर देन डेल्टा,
ये डेल्टा भी मैं ही डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। डेल्टा और एप्सिलॉन मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा डेल्टा होगा, जितनी मैं ज्यादा दूर चला जाऊंगा, सम उतना कम आना चाहिए। एक बार थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना इन बातों को दिमाग में। मैं जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ता जाऊंगा, एक टर्म भी आएगी 2 की पावर 500 फॉर एग्जांपल, और फिर 2 की पावर 500 प्लस, भाई बहुत छोटा नंबर है यार, सोच के देखो ना। अगर मैंने ये डेल्टा अगर 500 चूज कर लिया, तो ये जो सम है ना, ये जो टर्म है, ये बहुत छोटा आएगा। तो कौन डिफाइन कर रहा है इस डेल्टा को, इस एप्सिलॉन को? हम डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये एप्सिलॉन की वैल्यू 0.0001 आ गई, तो मैं मान जाऊंगा कि ये कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब है ये इसका जो सम है वो एक फाइनाइट नंबर आएगा। समझ गए? और अगर ये नहीं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती, ये डेफिनेशन फेल हो जाती है कि अगर मैं m प्लस nth टर्म में से nth टर्म को, n टर्म्स को माइनस कर दूं, m प्लस n टर्म्स में से 500 टर्म में से 400 टर्म्स को माइनस कर दूं, जो हमारे पास बचेगा वो एक छोटा सा नंबर अगर नहीं आ रहा है, तो दैट इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो रहा था, जिससे बचने के लिए हमें टूल्स निकालने होते हैं। तो एक चीज को ध्यान रखेंगे, हमारे पास कभी भी अगर कोई ऐसी सीरीज दे रखी हो, लेट अस से मैं ऐसे लिख देता हूं किसी सीरीज को, i n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अगर मान लो ये एक फिक्स्ड चीज को अप्रोच कर रही है, एल को, ये नंबर की तरफ हमें जाते दिख रही है, ये एल निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास, इसे गैस करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने गैस किया कि ये 2 को अप्रोच कर जाएगी, ऐसा ही आया था ना, 2 माइनस 1/2 की पावर n। हमने गैस किया कि ये 2 को अप्रोच करेगी, तो ये एल निकालने का क्या मेथड है? गैस करना। अगर कोई ऐसा एल एग्जिस्ट करता है, देन वी कॉल दिस एल लिमिट। अगर एक फिक्स्ड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वी कॉल दिस कन्वर्जेंट। समझा? अभी भी कुछ दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो चीजें सॉर्ट हो ही गई हो। जैसे अगर मैं एक इसमें लिख के दिखाऊं कि एक सीरीज बताता हूं, जैसे एक हमारे पास है s इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। दिक्कतें खत्म नहीं हुई है, दिक्कतें तो बढ़ रही हैं धीरे धीरे। अभी तो और रिगरस बनाना पड़ेगा इस चीज को, और मुझे बताना होगा कि वाई वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स। अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका आंसर निकालना चाहूं, देयर आर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स, तो मैं ऐसे ब्रैकेट बनाता जाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 0, सारा ही 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी टर्म्स हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 माइनस ऐसा माइनस एंड अप टू सो ऑन। ये सारी आगे वाली टर्म 0 हो जाएंगी और 1 बच जाएगा। ठीक है भाई, ये भी लिख सकते हैं। गलती क्या है? मैंने तो ब्रैकेट से तो लगाई, देयर आर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स, बाद में भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। वेट अ सेकंड, अगर s हमें दिया हुआ है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, मैं एक काम करता हूं ना, 1 माइनस s निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मतलब 1 माइनस ये पूरा का पूरा सम, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, दिस 1 प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये अपने पास बन जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो प्लस 1 माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इस चीज को कुछ ऐसे लिखने वाला हूं, 1 माइनस एस, और अगर इस पूरी सीरीज को कुछ ऐसे लिख दी, एक मिनट, ये तो पूरी की पूरी सीरीज वापस जाके जहां से स्टार्ट की थी, है ना? जहां से स्टार्ट की वही सीरीज वापस आ गई, तो मैं इसको तो s लिख सकता हूं। दैट मींस इसको लिखा जा सकता है 1 इक्वल टू 2s, s लिखा जा सकता है 1/2। क्या है इसका आंसर? बताओ, क्या इसका आंसर 0 है? क्या इसका आंसर 1 है? क्या इसका आंसर 1/2 है? आ तो रहा है फिक्स्ड l, दिख तो रहा, हमें एक गेस तो कर लिया हम, बट इट इज स्टिल नॉट कन्वर्जेंट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक फिक्स्ड नंबर एग्जिस्ट कर, एक तो नहीं, फिक्स्ड नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इट इज स्टिल नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि एक लिमिट, यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स आज के बाद हमारे पास एक रूल बन गया लिमिट का, दैट इज कि हमारे पास एक यूनिक लिमिट होनी चाहिए कन्वर्जेंट के लिए। तो इसका आंसर है क्या? इसका बेस्ट आंसर जो मैं दे सकता हूं वो ये है, दैट इज द बेस्ट आंसर। पता क्यों? ये हमें बताना चाह रहा है कि हमने
पहले वन के बारे में बात करते हैं। अगर वन के बारे में बताना चाहूं तो मैंने दो टर्म्स यहां पे ली हैं और एक टर्म यहां पे रह गई है। इसका मतलब इसमें एरर कितना है? 2 टर्म्स का है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मैंने एरर किया है। यहां पे मैंने ओड नंबर ऑफ टर्म्स का एरर किया है। हर एक अगली से मैंने इसका पेयर बना दिया, हर एक अगले से एक पेयर बना दिया। इन दोनों में बहुत ज्यादा एरर है और इसमें ऑन एन एवरेज समझ लो हमारे पास एरर कम है। दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट स्टिल अब समझ आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूं कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जिसको मैं विजुअलाइज कर ही नहीं पाऊंगा। बताओ इसका मतलब क्या है? 3 आंसर आ गए हमारे पास। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम लगभग ऐसी बात हो गई कि हम एक जगह पे खड़े हैं और 3 हमारे वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं। 3 तरह के राजन एक ही जगह पे देख पा रहे हो। ये तो बड़ी वियर्ड सी बात है ना? अगर नहीं लगी तो डोंट वरी, अभी आगे देखो। मेरे पास और भी एग्जांपल्स है। जैसे एक एग्जांपल में ला रहा था विच वॉज ये भी एग्जांपल बढ़िया है। 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एग्जांपल, ऐसा कुछ एग्जांपल है हमारे पास। लेकिन इसमें पता क्या हुआ, मैं जब इसको देख रहा था ना मुझे पता लगा ये तो log 2 की एक्सपेंशन है। ये मेरे को पता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ये तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की तो ये बना 2 - 1, फिर आगे बन गया 2/3, फिर बन गया -1/2, आगे बन जाएगा 2/5 और उसके बाद 2/6 विच इज 1/3 माइनस साइन। इसके बाद बन जाएगा प्लस 2/7 माइनस 2/8 विच इज 1/4 एंड अप टू सो ऑन। ऐसी टर्म्स बन जाएगी। देखते जाओ अभी क्या होगा। ये बन जाएगा 1/2 को यहां लिख लेते हैं। फिर बन जाएगा कुछ ऐसा लिख सकता हूं 2/3 - 1/3 जो कि कितना होता है 1/3, है ना? वही तो टर्म चाहिए मुझे। तो उसके बाद -1/4 ये पड़ा, उसके बाद 2/5 और इसके अगली टर्म आएगी 1/5 एंड अप टू सो ऑन। देखो क्या मिला मुझे, 2s इज इक्वल टू 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5। ये तो s ही वापस मिल गया। तो मेरे को मिला 2s इज इक्वल टू s। ये तो 2 = 1 बोल रहा है ना, s से s कट गया तो 2 = कैसी सी मैथमेटिक्स है ये। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल टॉप पे, है ना? कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हैं यार। इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए लिमिट का। लिमिट हमारे पास अगर कभी भी यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हाँ कन्वर्जेंट सीरीज है, उसके बारे में हम स्टडी कर पाएंगे। और अगर वो यूनिक लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज हमें पता लगी एंड दैट वाज गिवन बाय रीमान, एक मैथमेटिशियन थे, बहुत शॉर्ट लाइफ थी उनकी। उन्होंने बताया कि सब में गलती पता क्या हो रही है, इस पूरी की पूरी थिंग में जितने में भी अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं इन सब में गलती हो रही है ब्रैकेट्स की। हम रैंडमली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, क्या ये अलाउड है? उसे बोलते हैं रीमान रीअरेंजमेंट थ्योरम। हम उसके बारे में पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि इसमें पूरे में गलती हो रही थी कि हम रैंडमली कहीं भी ब्रैकेट्स लगाते जा रहे थे विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि अगर मैं ऐसे रैंडमली ब्रैकेट लगाता हूं क्या वो अलाउड है या मुझे कुछ रूल बना देना चाहिए या क्या। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आंसर। ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है ना? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो हमें आज के बाद एक रिगरस डेफिनेशन मिली लिमिट की। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी बताया वो x की पावर n + m - x की पावर n लेस देन एप्सिलॉन फॉर अ गिवन डेल्टा। इसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी बोला जाता है। कुछ तो अजीब इसके ग्राफ से भी शो किया जाता है, लेकिन मैंने ग्राफ के बिना यूज करे बताने की कोशिश की है क्योंकि मैं ग्राफ को ही तो अवॉइड करने आया हूं यहां पे। और साथ ही साथ हमने आज तक ये भी सोचा कि हमारा पूरा यूनिवर्स एकदम स्मूथ है, हमारा यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअस है, हर जगह पे कोई भी ब्रेक्स नहीं है, इसमें हर जगह पे फील्ड फैली हुई है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे हम कभी भी फेज ट्रांजिशन ऑफ, आज का वर्क, आज तुम लोगों को इस पे स्टडी करनी है फेज ट्रांजिशन के बारे में, इसके ग्राफ के बारे में। वहां पे ना सडनली जंप आ जाते हैं ग्राफ में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब हम जाते हैं, उन्हीं जंप को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक तरीका आता है विच इज कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? कॉन्टिन्यूटी का सिंपल भाषा में मतलब होता है अगर कभी भी हमारे पास कोई ग्राफ है लेट अस से, उसमें ब्रेक नहीं होने चाहिए।
अगर कभी भी एक ब्रेक आ गया किसी भी ग्राफ में तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूटी से ही निकल के आती है हमारे पास एक आगे बढ़ते हुए चीज विच इज डिफरेंशिएबिलिटी। कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि कुछ ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जितने भी ग्राफ्स होने चाहिए, जितनी भी हम अपनी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी ऐसे सडन बम्प टाइप नहीं आने चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है हम चेंज की स्टडी, फाइनली चेंज की स्टडी करना चाहते हैं। वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। पोजीशन लिख देता हूं मैं, बट ध्यान से समझो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहां से एकदम सडन चेंज यहां पे कर गया हूं? एकदम सडन चेंज के लिए हमें इनफाइनाइट फोर्स की जरूरत होती है। अब इनफाइनाइट फोर्स इज एन इम्पॉसिबल थिंग, होता ही नहीं ऐसा कुछ भी। दैट इज वाई हम पूरी की पूरी फिजिक्स में डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम स्मूथनेस ऑफ कर्व के बारे में पढ़ते हैं, स्मूथनेस के बारे में। ठीक है, अगर इसको मैं ग्राफिकली, थोड़ा सा ग्राफिकली अगर मैं इसको बताना चाहूं तो अगर हमारे पास एक कर्व है तो मुझे क्या करना होता है, अगर ये फंक्शन दिया हुआ है और ये कोई एक्स की वैल्यू है तो मैं यहां पे सबसे पहले इधर देखता हूं। ये अगर यहां पे हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू है एक्स, यहां पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है और यहां पे वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस एच। दिस एच इज वेरी स्मॉल पॉइंट, वेरी स्मॉल। मैं इस एच को बहुत ज्यादा पास लेके आना चाहता हूं। ऐसे समझ लो मैं एक पॉइंट पे हूं, अगले मूवमेंट पे देखना चाहता हूं क्या हो रहा है, फिर अगले मूवमेंट पे देखना चाहता हूं क्या हो रहा है। ऐसे ही तो मैकेनिक्स वर्क करती है न्यूटन की, है ना। न्यूटोनियन के मैकेनिक्स के अभी मेरे बारे में बताया था कि क्या होता है उसमें, हमें एक मूवमेंट के बारे में चीजें पता है, अगले मूवमेंट के बारे में प्रिडिक्ट करना है गिवन सम इनिशियल कंडीशन। फिर वो इनिशियल कंडीशन के का यूज करके मैं नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में प्रिडिक्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट मूवमेंट के, फिर नेक्स्ट मूवमेंट के, फिर नेक्स्ट मूवमेंट के। वही यहां पे होता है, जस्ट नेक्स्ट मूवमेंट पे मुझे जाना है। दैट मींस मैं यहां पे x प्लस एच लिखूंगा और मैं यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, कुछ ऐसे एफ डैश एक्स, जैसे वो न्यूटन ने बताया एफ डैश कुछ भी x, यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और साथ में डिनोमिनेटर में x प्लस एच। यहां वाले गैप की बात कर रहा हूं और यहां वाले गैप की बात कर रहा हूं। चेंज इन दिस डिवाइड बाय चेंज इन दिस, चेंज इन वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, ऐसा कुछ समझ लो, माइनस एच। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये। और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो एफ डैश एक्स अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डिनोमिनेटर में एच। लेकिन अब यहां पे ना एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि मैं कैसे डिफाइन करूं कि ये एच बहुत 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 छोटा है। सारी दिक्कत यहां पे आके फंस गई। दिस एच इज वेरी स्मॉल, जस्ट नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर रहा हूं, 0.00000 सेकेंड्स के बाद। उसके लिए हम यूज करते हैं दैट limit h approaches to 0. This is differentiability. एक मूवमेंट के बारे में चीजें पता है, नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में देख रहा हूं मैं, नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में देख रहा हूं अप टू सोन। समझ गए? तो ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बातें होती हैं। अगर मान लो अभी तो हमें एक ही डायमेंशन के बारे में बात करें, हायर डायमेंशन होते तो मैं यहां पे बात कर सकता था पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी। पार्शियल डिफरेंशिएशन उतना मुश्किल नहीं है, बस उसका सिंबल ऐसे चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच। मेरे को एक ही वेरिएबल के बारे में बात करनी है, x एक ही डायरेक्शन के चेंज देखना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, डिनोमिनेटर में h, वही h अप्रोचेस टू 0। सेम ही तो है। अगर 3 डायमेंशनल होते तो 3 डायमेंशन में 3 डायरेक्शन के चेंज में देख सकता था या तीनों के एक साथ देख सकता था, एंड अप टू सोन कितनी भी चीजें बनाई जा सकती हैं, इसके बाद कितनी भी मैथमेटिक्स बनाई जा सकती है। बट द कोर आइडिया इज दिस। अब जितनी भी हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आती, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन जैसे ही हम क्वांटम मैकेनिक्स वाली जगह में आते हैं ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स में घुसते ही हमारे पास दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती। काफी सारे ऐसे फंक्शन हैं जो स्मूथ दिखाई देते हैं लेकिन कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं। कुछ रैंडम पाथ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ रैंडम जिगलिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था ब्राउनियन मोशन का। मैं रिसेंटली उनका ओरिजिनल आइंस्टाइन का पेपर पढ़ रहा था 1905 का, तो उसमें मेरे को दिखाई दिया। फिर उसको और स्टडी करने के लिए गया तो मेरे को एग्जांपल दिखा। ऐसे ऐसे कुछ फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो बड़े अजीब है, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो एनालिसिस हेल्प करती है उन फंक्शंस को स्टडी करने में।
कैसे किए जा सकते हैं उसको डीपली स्टडी एनालिसिस कैसे करें, आने वाले सेशंस में वही सीखेंगे। अभी तो मैं प्रॉब्लम बताने आया हूं तुम लोगों को, व्हाई रिगरस मैथमेटिक्स। कुछ कभी कभी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फेवरेट कुछ ऐसा सा 0 और 1। 0 है व्हेन x इज रैशनल और व्हेन इररेशनल तो 1। ऐसा सा कुछ फंक्शन, ये मुझे मिला था इस बुक में, वैसे मैंने अपनी बीएससी में भी यही पढ़ा था, ठीक है। यहां पे कुछ भी दिया हुआ 0 और यहां दिया हुआ 1। ये एक ऐसा फंक्शन, मैं इसको और करेक्ट लिख सकता हूं तो मैं लिखता हूं जरूर। लेट अस से ये 1/q है और यहां पे है x। अब ये एक ऐसा फंक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एक ऐसा फंक्शन है जब भी हमारे पास x की वैल्यू, कभी भी हमारे पास x की वैल्यू अगर इररेशनल आई तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और कभी भी हमारे पास x की वैल्यू रैशनल आई तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इसमें ब्रेक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है यार, सोच के देखो। अगर कभी भी x की वैल्यू रैशनल हुई डिसकॉन्टिन्यूअस, इररेशनल हुई तो कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं दूर दूर तक। डिफरेंशिएबिलिटी पे तो जाएंगे ही तब जब हमें कॉन्टिन्यूटी दिखाई देगी। कितना अजीब है, इसके बारे में जरूर स्टडी करना, ठीक है। ऑल्दो इतना फिजिक्स में उतना ज्यादा ये फंक्शन हमें नहीं दिखाई देता बहुत सारी जगह पे, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों को स्टडी करना। एंड एट द एंड मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लो कभी भी हमारे पास एनालिसिस में एक फाइनल चीज होती है कि अगर मान लो हमारे पास कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी रुक गई तो चीजों को इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा, है ना। जब भी हमें कभी एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ गया, चीजों को इकट्ठा करने की बात हो गई, जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस चीजों की, दो चीजें होती है, एक होती है डिस्क्रीट, इस कॉन्टिन्यूटी से बाहर आ रहे हैं अब, और एक होती है कॉन्टिन्यूअस। याद रखना ये दोनों अलग अलग चीज अब बताने जा रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए नंबर की टर्म्स में बताना जा रहा हूं। डिस्क्रीट का मतलब होता है चीजें काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मैं काउंट तो कर सकता हूं, लेकिन इररेशनल नंबर काउंट नहीं कर पाऊंगा। 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, वी हैव नो आइडिया। तो वो कॉन्टिन्यूअस चीजें हो गई। जब भी मुझे एरिया निकालना है ए से लेके बी तक, अब इसमें ए से बी तक कितने पॉइंट्स आएंगे, देयर आर इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स, दिस इज कॉन्टिन्यूअस सिचुएशन, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके बीच में। यहां पे अगर मैं इसके छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर दूं सच दैट एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 0 को अप्रोच करे, बहुत ही पतला हो जाए अगर वो रेक्टेंगल, तो उसका एरिया निकालना है। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के मैं प्लस करना चाहता हूं तो ऐसी सी चीज बनेगी। देखो लिमिट, सबसे पहले समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो इसकी हाइट होगी वो यहां से मिलेगी, और जो इसकी विड्थ होगी लेट अस से डेल्टा एक्स, छोटी सी इसकी विड्थ, ठीक है। ये डेल्टा एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा डेल्टा एक्स है, तो हम यहां लिख सकते हैं एज एन अप्रोचेस टू 0। इस चीज को रीमन ने बताया कि ये होता है, यह हमारे पास हो जाएगा इसके बराबर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। दिस इज कॉल्ड लिमिट, दिस इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रेशन, और ऐसे डिफाइन होती है रीमान इंटीग्रेशन। एफ ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स में ब्रेक करके, और इसे हम इंटीग्रेशन के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तुम लोगों को पता ही होगी। जैसे मैं एक फिजिक्स से ही एप्लीकेशन ले लेता हूं। एक रॉड है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², है ना। अगर मान लो इस रोड से P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक चार्ज का तो हमें पता है, या छोटे से चार्ज का तो पता है, पूरी रोड का नहीं पता हमें फॉर्मूला, कैसे निकालें। तो चीजों को पहले तोड़ दो, फिर उसको जोड़ने का काम कौन करेगा, जब इन्फिनिटली मैनी चीजें हो जाए इंटीग्रेशन काम करेगी, ठीक है। कैसे करेगी वो देखते हैं। अगर मान लो इस पे छोटा सा चार्ज dq कंसीडर कर ले, ये लेंथ अगर हमें a दे रखी है, ये l दे रखी है, तो हमारे पास क्या बनेगा सोचते हैं। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इस पार्ट की वजह से, इसकी विड्थ अगर मैं dx मान लूं तो यह आ जाएगा k dq डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस जो कि मुझे पता नहीं तो x मान लेते हैं। x इज एनी जनरल डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। मैं सबसे छोटे x की वैल्यू क्या ले सकता था, a। सबसे ज्यादा दूर कितना जा सकता था, a + l, ठीक है। तो बन जाएगा x²। हमें पता है कि पूरी की पूरी रॉड में मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए जाऊंगा ना, फंक्शन सेम होना चाहिए। वहां पे भी देखो x x, यहां तो फंक्शन अलग अलग है, ऊपर q है नीचे x है, नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, इससे बचने के लिए हम करते हैं एक न्यू ट्रिक बताने वाला, एक न्यू चीज बताने वाला हूं। अगर ये पहले कभी नहीं देखी है तो ये बन जाएगा अपने पास
पूरी रोड में एक चीज है जो सेम रहेगी, विच इज लैम्डा। तो हम लैम्डा लिख सकते हैं, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, या फिर स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। क्या ही फर्क पड़ता है, छोटा सा पीस लो एक लकड़ी का या पूरी लकड़ी, क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं कंसीडर करूं एक छोटा सा पीस लकड़ी का या फिर एक बड़ी लकड़ी, बात तो सेम ही है ना। तो ये आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एल डी एक्स, तो बन जाएगा ई इज इक्वल टू के बाहर, क्यू बाय एल भी बाहर, डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ए से ए प्लस एल। जिसको भी इंटीग्रेशन आती है डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में बता देना या चैट में डाल देना, ये तो सॉल्व कर ही लेंगे। एंड दैट इज कंप्लीट एनालिसिस। क्या बताती है हमें एनालिसिस? एनालिसिस हमें पूरे के पूरे चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए मजबूर करती है। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, अलजेब्रा रूल्स के लिए, इसमें भी रूल्स तो बनाने हैं ना, अलजेब्रा हमारे काम आएगा। ये लिमिट्स के रूल्स भी तो बनाने, अगर दो फंक्शन आ गए उसमें लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, दो फंक्शन अलग अलग आ गए उसमें डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, अलजेब्रा बताएगा। अलजेब्रा रूल्स बनाने में हमारे काम करेगा। हमें एक स्पेस में भी तो काम करना है, किस स्पेस में इस एनालिसिस को डिफाइन करें वो भी तो पता करना है। हिल्बर्ट स्पेस में तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी ये डिफाइन करनी, कैसे डिफाइन करोगे? तो साइड बाय साइड चल रही, इनका ग्लू कौन है? लॉजिक। लॉजिक भी साथ साथ रखना है। ज्योमेट्रिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, टोपोलॉजी। एंड दैट इज फ्रॉम माई साइड, दैट इज वाई वी यूज मैथमेटिक्स। कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि हमें ज्योमेट्री नहीं बता पा रही है, जो कि हमारा दिमाग नहीं सोच पा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यार ये मून क्यों नहीं गिर रहा नीचे जब एक पेन गिर रहा है, तो क्योंकि हर समय पे उसके पास कुछ इनिशियल कंडीशन है, फिर वो चेंज होंगी, नेक्स्ट मूवमेंट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट मूवमेंट पे, फिर नेक्स्ट मूवमेंट पे, नेक्स्ट मूवमेंट पे। एवर सिंस न्यूटन के बाद से हम पूरी की पूरी लैंग्वेज को डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज बना चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका आउटपुट एक फंक्शन होता है। आज तक हमने जो भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका आंसर एक नंबर होता है। लेकिन अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ही डेरिवेटिव काइंड ऑफ चीज दिख रही है, इसका आंसर एक फंक्शन होगा, साई इक्वल टू समथिंग। समझ गए? कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी इसकी? इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि ये हमें बताना चाह रहा है हाउ अ सिस्टम विल इवॉल्व विद टाइम। इवोल्यूशन के बारे में बताएगा एनालिसिस की हेल्प से। एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैं बता पाया हूँगा, और आने वाले लेक्चर्स में और भी बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे। चीजों को रिगरस क्यों बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और फिर मैं थोड़ा सा इंट्यूशन को बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। लाऊंगा जल्दी टोपोलॉजी को बीच में, ग्राफिकली चीजों को लाने की कोशिश करूंगा। बट इस बार मैंने एक दो ही ग्राफ, वो भी मेरी मजबूरी थी लाने पड़े, बट मैं नहीं लाना चाह रहा था। कंप्लीट रिगरस चीज को दिखाना चाह रहा था कि क्यों एनालिसिस वर्क करती है और क्यों जरूरी। आई होप कि मैं थोड़ा सा बता पाया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।